ये सब तो पीएचडी का आंसर है। ये सब तो पीएचडी का आंसर नहीं, वो भी पढ़ना जरूरी है, इस बात नहीं है, उससे पूरी फुल नॉलेज हो जाती है, लेकिन एनसीईआरटी तक का तो पूरा अच्छे से आना चाहिए। रिफाइनिंग मेथड्स में हमने कल आपको बताया था, जैसे वन आर्कल मेथड है ना, मॉडल प्रोसेस है, तो वो अलग अलग स्पेशल मेथड होते हैं, अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं, है ना। इसी में कुछ ऑक्सीडेटिव मेथड्स भी हैं। अब ऑक्सीडेटिव मेथड्स में सबसे पहले था वेसिफराइजेशन। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो वेसिफराइजेशन को अपन देखो आइटम से याद रखें, जैसे वेसिफराइजेशन का आयरन से आइटम, तो कॉपर और आयरन के लिए वेसिफराइजेशन इस्तेमाल होता है। बेवकूफ आइटम, यानी वेसिफराइजेशन इज फॉर कॉपर एंड आयरन। क्यूपलेशन होता है जो क्यूपलेशन होता है, क्यूपलेशन हमारे जो है किस काम का है? देखिए, जो क्यूपलेशन होता है ये सिल्वर से, जो सिल्वर होता है उसमें लेड और जिंक की इम्प्योरिटी होती है, तो जो रिमेनिंग इम्प्योरिटी होती है सिल्वर से, जिंक की या लेड की, उसको निकालने का काम होता है, खासकर लेड की इम्प्योरिटी निकालने। तो इट इज यूज्ड फॉर रिमेनिंग इम्प्योरिटी of it is used for remaining impurity of lead from silver। तो ये हमारा क्यूपलेशन का आता है, ठीक है। अब जैसे पोलिंग होती है, पोलिंग जो होती है वो टिन और कॉपर के लिए होती है, इसको अपन ऐसे याद रखें, टिंकू पोलिंग, टिंकू पोलिंग मतलब टिंकू पोल पे चढ़ गया, यानी इसे मालूम को टिंकू नाम का लड़का है, वो पोल पे चढ़ गया तो वो हमारी जो है टिंकू पोलिंग हो गई वो तरीके से, नहीं? तो इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं इसको, टिंकू पोलिंग। तो कई सारी चीजें जो है अगर हम इस तरीके से याद रखेंगे तो मतलब काफी बेनिफिट होगा, हमें ज्यादा कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, समझ में? तो ये हमारा कुछ एक जनरल ओवरव्यू था मेटलर्जी का। अब हम इसको थोड़ी और डिटेल में जाएंगे, है ना। जैसे हमने कल आपको जनरली बताया कि कौन सी चीज कहाँ पे क्या इस्तेमाल होती है, तो ये जनरल ओवरव्यू था। अब बात आती है कि पर्टिकुलरली क्या करने का होता है, करना कैसे होता है। तो जैसे पहला प्रोसेस तो था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, तो उसमें हमें ज्यादा इंडस्ट्रियल डिटेल में नहीं जाना है, वैसे तो उसमें भी जो है क्रशिंग और ग्राइंडिंग अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है। पहले पल्वराइज किया जाता है ना, फिर पहले क्रश किया जाता है, फिर पल्वराइज किया जाता है, फिर जो है उसको ग्राइंडिंग वगैरह करके बारीक बारीक किया जाता है और लेकिन हमें उसकी इंडस्ट्रियल डिटेल में नहीं जाना है। और जब हम आगे केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आएगा उसमें, ठीक। तो पहला स्टेप तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है। अब आपका और आपके सामने है,
नाउ अब थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल डिटेल चाहिए होती है। तो जैसे पहला स्टेप तो था क्रशिंग, क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। तो क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन वाला स्टेप की इंडस्ट्रियल डिटेल में नहीं जाना। अब आ जाइए सेकेंड स्टेप पे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें क्या है, कुछ टेक्निकल्स होते हैं। हर ओर का कंसंट्रेशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है या किया जाता है। सबसे पहले आता है हमारा इसमें फिजिकल मेथड, याद करो, बोला था। हाँ, फिजिकल मेथड में सबसे पहले आता है हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग। फिजिकल मेथड में सबसे पहले हमारा क्या आता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो जो है हाइड्रोलिक वॉशिंग कैसे होती है, तो ये जो मेथड होता है, ये मेथड जनरली ऑक्साइड्स के लिए यूज होता है। ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली वाटर से हैवी होते हैं। तो दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर और ऑक्साइड्स। ऑक्साइड जो होते हैं उनकी डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड जो होती है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से, डेंसिटी ऑफ जो ऑक्साइड्स होती है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से जो है ज्यादा होती है। तो क्या होता है, ऑक्साइड से नीचे बैठ जाते हैं। वो बैग नहीं ले तो बैठ के दे ले, मैं जा रहा हूँ। सर क्लास है कितने बजे? ऐसा बात 1 बजे बैठूंगा, पूरा सॉल्व है। क्या हो सर कर रहा है नोट्स चाहिए शॉर्ट इसमें अच्छे कोई देखिए सर वो देख लीजिए अलग से लिखा हुआ जितना सर पीछे लिखा था बेसिक क्रेडिट क्लास में ऐसे के क्रेडिट बेसिक बता वो थोड़ा क्लास। तो डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड जो होती है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा होती है और इसलिए इस मेथड को अपन यूज करते हैं। सो इसीलिए बात बाकी तो इसमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो अलग अलग तरीके से होती है, प्रिंसिपल सेम होता है। प्रिंसिपल ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये अपना कोई एक वेसल है, बड़ा सा वेसल इस तरीके से, इसमें अपन ने जो है यहाँ से वाटर सप्लाई डालना शुरू किया। ये यहाँ पर नोजल वगैरह लगे होते हैं। वाटर है, इसमें अपन ऊपर से जो है क्या करते हैं, इधर से तो वाटर इन होता है, वॉशिंग करनी है, पानी से वेट करना, उसको भिगोना है, सही। तो यहाँ से तो वाटर इन कर देते हैं, इधर से वाटर के जेट स्प्रे वगैरह निकलने लगते हैं और ऊपर से अपन जो है वो डालते हैं, सही है। तो जो हमारा कंसंट्रेटेड वो होता है ना, इसका आउटलेट अच्छा होता है, तो यहां से आपका कंसंट्रेटेड और जो है वो निकलने लगता है।
ठीक है, और ऊपर जो है लाइटर इम्प्योरिटीज है, जिस लाइटर ये सब ऊपर आके इधर से बाहर हो जाती है। और भी जो है वो पाउडर्ड करके आते हैं, जिससे कि हमारी जो वेटिंग वगैरह है वो अच्छे से हो। और चूंकि इम्प्योरिटी ऊपर से निकालनी है तो उनके लिए इस्तेमाल होता है, उन के लिए इस्तेमाल होता है जहां पर इम्प्योरिटीज आर लाइटर देन ओर। This method is used ये एक्चुअली में यहाँ पर बंद रहता है तो शुरुआत में, नहीं तो फिर वो पानी के साथ सब पूरा भारी आ जाएगा। फिर जब निकालना होता है तो उसको खोल देते हैं, उसको हटा देते हैं, बॉल होता है तो खोल लेते हैं, वो पूरा एकदम कंसंट्रेटेड हो जाता है, प्रोटीन वगैरह निकल जाती है। लाइटर एक प्रोटीन जो इधर उधर होती है, लाइटर एक प्रोटीन यहाँ से ऊपर से बाहर आती है और फिर कंसंट्रेटेड का आउटलेट अलग हो जाता है। नोट करिए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज मेटेलिक ओर्स, in which impurities are lighter than that of ore. Impurities are lighter than that of ore. Impurities are lighter than that of ore. ठीक है, तो ये जनरली ऑक्साइड और में मिलता है, और ऑक्साइड और में अपन जो है ऑक्साइड और। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर में ये हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गई, लाइटर इम्प्योरिटीज ऊपर और बाकी नीचे। फिर इसी में एक आता है अपना रिफ्लेक्टेड। देखिए ये रिफ्लेक्टेड क्या है, काफी मल्टीपर्पज होती है। कभी कभी तो जैसे अमेरिका वगैरह में तो लोग ये रिफ्लेक्टेड लगा के गोल्ड कलेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गोल्ड कलेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, स्टेप बाय प्रोसीजर होता है इसमें। जैसे ये तो इसमें जो है एक स्टेप होती है, फिर एक स्टेप होती है, फिर एक स्टेप होती है, एक स्टेप होती है, ऐसा होती है। ठीक, अब ये एक ट्रे टाइप होती है, इसमें नीचे कारपेट लगा होता है। कारपेट का मतलब इसमें नीचे कलेक्टर लगा होता है, यहाँ पर और या मेटल वगैरह कलेक्ट होंगे। ठीक है, अपन यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ठीक है, इसमें यहाँ पर अपन वाटर प्लस डालते हैं। तो जो लाइटर इम्प्योरिटी होती है वो ऊपर आती है, और ये कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, और अल्टीमेटली जो लाइटर इम्प्योरिटी होती है वो यहाँ से आउट हो जाती है। इम्प्योरिटी प्लस गेन तो इम्प्योरिटी प्लस गेन वगैरह यहाँ से बाहर हो जाती है, और यहाँ पर जो बच जाता है ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो इस तरीके की जो ट्रे होती है उसको कहते हैं, और यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस टाइप की होती है, ये बैच टाइप की होती है। जैसे क्या
ये बैच टाइप का है। कॉन्टिन्यूस टाइप में है, यहाँ पर आउटलेट पर क्या, यहाँ पर आउटलेट पर तो ये कॉन्टिन्यूस। तो ये रिफ्लेक्ट होती है ना इस तरीके से। नेक्स्ट इसी में आता है फ्लो फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोर फ्लोटेशन प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल होता है। एक्चुअली जो सल्फाइड ओर होते हैं वो थोड़े लाइट ओर होते हैं, इसमें इम्प्योरिटी हैवी होती है और लाइट होता है। ठीक है, तो लिख लें यूज फॉर सल्फाइड्स used for sulfide ores because in general the sulfide ores are lighter than that of impurities, are lighter than that of impurities. अच्छा, पूरा का पूरा जो मेथड है वो प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन पे डिपेंडेंट है कि कौन सी चीज कहां पर एडसॉर्ब हो रही है। तो लिख लेना, the whole method is based on the preferential adsorption method is based on the preferential adsorption of method is based on the preferential adsorption of materials on different surfaces on different surfaces। होता क्या है, एक बाथटब होता है इस तरीके का, इसमें यहाँ पर इस तरीके की एक एयर कंप्रेस्ड एयर की बबलिंग करने वाला एक फ्रोथा होता है, फ्रोथ क्रिएट करने का। तो फ्रोथ का मतलब क्या होता है, झाग। तो झाग कैसे क्रिएट करेगा, तो उसको जो है यहां पर अपन जो है और प्लस एक फ्रोथा होता है पाइन ऑयल प्लस वाटर प्लस कलेक्टर। अब ये जो क्या बोलते हैं, वाटर और सोडियम जेंथलेट, ये कलेक्टर होता है, सही है। और एक स्टेबलाइजर,
क्रिसॉल से, क्रिसॉल ये जो फ्रोथ होता है ना, ये स्टेबल भी होना चाहिए। स्टेबल का मतलब अगर मान लीजिए वो झाग है और वो झाग ऊपर जाते जाते खत्म हो जाए तो क्रिसॉल क्या करता है, सरफेस टेंशन कम कर देता है। जैसे अपन कपड़े अपने धोते हैं तो साबुन का झाग हो जाता है, तो वो क्रिसॉल भी जैसे वाटर पे सरफेस टेंशन कम करता है कौन, डिटर्जेंट, ऐसे क्रिसॉल का भी आउटर काम होता है, वो सरफेस टेंशन कम कर देता है, वो स्टेबलाइजर का काम होता है। ये सब मिला के इसमें डाल देते हैं। पाइनल और वाटर जो है ये दो अलग अलग मीडियम है, अभी बता रहे हैं। इसका यूज क्या है, अलग अलग। वाटर है या सोडियम जेंथरेट है ना, वो जो है वो इम्प्योरिटीज और गेंजेस वगैरह को बाहर करता है, वो उसको वेट करता है। जो लाइटर इम्प्योरिटीज है जैसे सल्फाइड हो है, पीबीएस ये सब है, ये पाइन ऑयल के साथ, लाइटर पार्ट लाइट के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। और जो एयर अपन बबल करते हैं, जो यहां से एयर बबल कर रहे हैं, अब एयर हाइड्रोस्कोपिक होती है या हाइड्रोस्कोपिक होती है, मतलब एयर के जो बबल होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं या वाटर हेटिंग होते हैं, हेटिंग होते हैं, डिजॉल्व थोड़े होते हैं। तो एयर के जो बबल है, तो जैसे एयर का बबल है, तो इस एयर के बबल पे जो मेटल सल्फाइड है विद पाइनॉल वो चिपक जाता है। लाइट इज ऑन लाइट, केमिस्ट्री का रूल है। तो मेटल सल्फाइड लाइट होता है, लाइट होने की वजह से वो पाइन ऑयल उसको वेट करता है, पाइन ऑयल को वेट करने की वजह से मेटल सल्फाइड पाइन ऑयल के साथ हो जाता है। अब ऑयल जो है वो भी वो भी जो है हीटिंग होता है, हाइड्रोफोबिक होता है इस तरीके से। तो जो दो हाइड्रोफोबिक स्पीशीज हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो वाटर लविंग होते हैं, वो वाटर उसको वेट कर देता है और वो वाटर के साथ पीछे बैठ जाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो गेंजेस वगैरह होती है, यहाँ पर फ्रोथ है, क्या है, ये फ्रोथ है। तो इस फ्रोथ में एयर है, मेटल सल्फाइड और पाइन ऑयल है, पाइन ऑयल को अलग कर लेंगे, मेटल सल्फाइड अलग हो जाता है, और इस तरीके से गेंजेस वगैरह नीचे हो जाते हैं। impurities. अब इसमें मेथड में लिख लीजिएगा, when compressed air is passed, when compressed air is passed into mixture of sulfide ore, when compressed air is passed into the mixture of sulfide ore plus pine oil plus cresol plus sodium ethyl xanthate सोडियम इथाइल जेंथेट, ये सब मिला के पास किया जाता है। Then air bubbles are formed. ठीक है,
then air bubbles are formed, and with the help of sodium ethyl xanthate and pine oil, sulfides ore are attached with air bubble. Sulfide ore are attached with air bubble. Air bubbles and comes at the surface along with the collected froth. And impurities are settled down at the bottom of the town. At the bottom of the tub. Because these are wetted by water. ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, कुछ उसमें कोई स्पेशल नहीं है, सीधी सीधा काम है. कलेक्टर, स्टेबलाइजर और वाटर और पाइप ये सब डाल देते हैं. ठीक है, अब जैसे क्रिसॉल क्या होता है? क्रिसॉल क्या होता है? फिनॉल में CH3 लगा लो, ये तो होता है क्रिसॉल. और सोडियम एथाइल xanthate क्या होता है? O(C2H5) C double bond S minus Na plus. Na plus S minus C double bond S O C2H5. ये हमारा सोडियम एथाइल xanthate होता है. पोस्ट पास दे, कुछ कर दे, कैसे होगा? तो ये हमारा फ्लोटेशन प्रोसेस है. इसी में अच्छा एक चीज और आती है, अगर दो सल्फाइडों का मिक्सचर है तो क्या होगा? डिप्रेसेंट डालते हैं या ऑयल और वाटर का रेशियो चेंज करते हैं. सही है, एक नोट लगा कर लिखो. If two sulfide ore are present simultaneously, then either we will change the ratio of pine oil and water, either we will change a ratio of pine oil and water, pine oil or water, or pine oil or water, or we will use some depressant like NaCl. Depressant like NaCl.
NaCN क्या करता है, देखिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवा देगा। जैसे क्या है, आपने मान लीजिए PCS डाला और ZNS डाला, दो सल्फाइड है, तो डिप्रेसेंट कैसे काम करता है, तो देखिए होता क्या है, फर्क आ जाएगा कैसे, ये पी ब्लॉक की मेटल है, पी ब्लॉक की जो मेटल होती है वो कोऑर्डिनेशन नहीं करेगी, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म की टेंडेंसी नहीं रखती है। लेकिन जो जिंक है ये डी ब्लॉक है, सही है। जैसे आप इसको जो है NaCN से रिएक्ट कराएंगे है, तो ये जो है ZnCN4, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जितनी मैक्सिमम कोवैलेंसी, जितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका डबल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर डी ब्लॉक के लिए। किसके लिए, डी ब्लॉक। तो ZnCN4 Zinc2 प्लस और एक माइनस नेगेटिव CN4 ये बन गया। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके अलग आ जाता है, वाटर के साथ आ जाता है, और जो लाइट सल्फाइड और है वो चला जाता है। तो इस तरीके से अपन अगर एक से ज्यादा हो रहे हैं तो अपन इसको भी इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद नोट कर लिया पूरा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन, ये भी बड़ा होगा। मैग्नेटिक सेपरेशन, इससे भी वो कंसंट्रेट किया जाता है, लेकिन इससे केवल वही और कंसंट्रेट किए जाते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो लिख लीजिए, this method is used for those metallic ore in which either impurities are magnetic, or its ore are magnetic, या तो इम्प्योरिटी मैग्नेटिक है या इसका ओर मैग्नेटिक है। ठीक, ये बड़ा सिंपल होता है, इसमें दो व्हील होते हैं और उसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। कन्वेयर बेल्ट क्या करती है, और को लेके आती है, मैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट होती है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये मान लीजिए ऐसे चल रही है ना, तो यहाँ पर अपन जो है और को डालते हैं, पाउडर में डालते हैं, ये मैग्नेटिक बेल्ट है, मैग्नेटिक कन्वेयर है। मैग्नेटिक कन्वेयर, उसमें क्या होता है, एक तरफ ये तो इधर गिरता है आपका नॉन मैग्नेटिक, पोर्शन, ये होता है नॉन मैग्नेटिक पोर्शन। और यहाँ पर एक ये कलेक्टर लगा होता है, कलेक्टर की हेल्प से यहाँ पर जो है ये आपका मैग्नेटिक
आपका मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक पार्ट। जैसे टिन का है, कैसे राइट होता है, ऐसे रोको टिन स्टोन या कैसे राइट, ठीक है। तो ऐसे नोटों के साथ जो इम्प्योरिटी होती है वो FeMn WO4 वोल्ट है। अल्फा नाइट की इम्प्योरिटी होती है। अल्फा नाइट की इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। तो ये टिन स्टोन को अपन निकाल लेते हैं। यहां गिरेगा क्या, नॉन मैग्नेटिक टिन स्टोन, यहां गिरेगा क्या, इम्प्योरिटी। अब मैग्नेटिक पार्ट और नॉन मैग्नेटिक पार्ट इसी के लिए। FeCr2O3 क्रोमाइड, इसके साथ ये तो मैग्नेटिक होगा, लेकिन इसके साथ की जो इम्प्योरिटी होगी वो क्या होगी, एग्जांपल नंबर 2। तो इस बार इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल अलग अलग हो सकते हैं, प्रोसीजर अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेम मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक मैग्नेटिक और एक ऐसे है कि आयरन के जितने होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब ऐसे सेपरेट किए जाते हैं, क्योंकि आयरन की प्रॉपर्टी है किसमें है, FeO, Fe2O3। FeO, Fe2O3 आयरन का ये ओर होता है, इस ओर में इम्प्योरिटी होती है। तो देखिए जो इम्प्योरिटी होती है ना, क्या जो इम्प्योरिटी होती है ना, वो क्या करती है, हाँ इस बार ये मैग्नेटिक है और ये नॉन मैग्नेटिक है। ये मैग्नेटिक और ये नॉन, ऐसे MnO2 आयोन प्लस इम्प्योरिटी, MnO2 कार्बन ल्यूसाइड प्लस इम्प्योरिटी होगी, क्या होगा, ये MnO2 जो है ये मैग्नेटिक होता है और ये जो है ये नॉन मैग्नेटिक।
ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। अब इसके बाद फिजिकल मेथड यहीं पे फिनिश होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हमारे आता है लीचिंग। जनरली बॉक्साइट यानी जो एल्युमिनियम का ओर होता है उसको करने का काम होता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, जैसे ये लोग तो बताते हैं H2O3.2H2 होता है बॉक्साइट। हाँ, एनसीईआरटी में लिखा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, इसी साल आईआईटी में आया, इसी साल 2015 आईआईटी के पेपर में आया था द जनरल फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट इज, और सब लोगों ने यही टिक कर दिया, गलत हो गया। ये एक स्पेशल केस हो सकता है बॉक्साइट का, बट इट्स नॉट अ जनरल केस ऑफ बॉक्साइट। डायरेक्ट चलो इसको कल पढ़ाएंगे, आज के लिए है ना, देख के आना एनसीईआरटी पर पढ़ के आना। तो अच्छा, मैं एक काम